प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विज्ञान का छठा पाठ जो है अध्ययन करेंगे। 8वीं कक्षा के लिए दहन और ज्वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है। दहन और ज्वाला हम घर पर उद्योगों में वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन कौन से ईंधन काम में आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको सीएनजी कहते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस आदि। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। इस प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम, इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्ररूपों का अध्ययन करें। सबसे पहले दहन क्या है? कक्षा 7वीं में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण किया। हमने देखा कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुनसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। ये आपके सामने मैग्नीशियम का दहन है। बहुत ही प्रकाश के साथ ये जलता है, मैग्नीशियम दहन। और रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, उसी को दहन कहते हैं। ठीक है, ये दहन है। जिस पदार्थ का दहन होता है उसको दाह्य कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉपी में पॉइंट्स नोट करते जाइए सभी बच्चे। इसे ईंधन कहते हैं। वह पदार्थ जो जलता है, जो दहन होता है, उसी को ईंधन कहते हैं। ईंधन ठोस भी हो सकता है, द्रव्य हो सकता है और गैस भी हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में और लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ हैं। ठीक है, ये था। और इसके बाद जो है आपका ये क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप के अंदर आप घर में जो वस्तुएं हैं जैसे माचिस, तीली, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कील, पत्थर के टुकड़े, शीशा, कुछ पदार्थ इकट्ठे कीजिए और आप देखिए कि कौन से पदार्थ जलते हैं और कौन से पदार्थ नहीं जलते हैं। जो पदार्थ जलते हैं वो दाह्य हैं, जो पदार्थ नहीं जलते हैं वो अदाह्य हैं। जैसे ये सारणी दे रखी है, इस प्रकार से आप सारणी बनाकर उसमें उल्लेख कर सकते हैं। क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम भी इसके अलावा बता सकते हैं? ठीक है। अब बात आती है कि जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। इसी का एक क्रियाकलाप है। जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखनी है कि हाथ ना जल जाए। ये देखिए, ये 3 जो है हमने ग्लास के जार लिए जो दोनों तरफ जो है खुले हुए हैं, आर पार हैं ये। और इन तीनों को जो अवस्था है वो इस प्रकार से है कि नीचे से ये 2 जो है आपके लकड़ी के कोई ऐसे या पेंसिल रख दीजिए जिससे ये ऊपर उठ जाए, यहां से भी वायु जाए। और इसमें बंद है मगर ऊपर से खुला हुआ है। और तीसरे के अंदर जो है ऊपर आप लकड़ी का कोई भी कार्डबोर्ड जो है उससे ढक सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, पहले केस के अंदर, कि इसके अंदर मोमबत्ती जलती रहेगी। ठीक है, इसके अंदर मोमबत्ती थोड़ी देर बाद बुझ जाएगी और इसमें तुरंत बुझ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नीचे से ऊपर पर्याप्त मिल रही है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी देर तक मिलती है मगर थोड़ी देर बाद जो है ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है क्योंकि ये नीचे से बंद है। ऊपर से जितनी ऑक्सीजन मिलती है मगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है यहाँ पे। और इस केस के अंदर एकदम ऑक्सीजन का अभाव जो है बिल्कुल इसको मिलना बंद हो जाती है और ये जो है बिल्कुल मोमबत्ती जो है बुझ जाती है। इस क्रियाकलाप से ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दहन के लिए वायु आवश्यक है। ये पूरा क्रियाकलाप था प्यारे बच्चों, मैंने समझाने का प्रयास किया। हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। ये भी एक प्रकार का दहन है। ठीक है, और इसके बाद है, आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं।
क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों ये देखिए, कंबल में लिपटा व्यक्ति जिसके वस्त्रों ने आग पकड़ ली थी। कंबल जो है वो इस जो आग लगी है वस्त्रों के ऊपर, उसका जो रास्ता है ऑक्सीजन मिलने का, वो जो है रुकावट कर देता है, जिससे उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग बुझ जाएगी। कंबल का ये तात्पर्य है। ठीक है, तो ये कंबल का हो गया प्यारे बच्चों। और ये है, गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्दी ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। ये जंगल में आग कैसे लगती है, ये इसका दृश्य है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों क्या आपने ये अनुभव, आपको मतलब विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं। आपने घर के अंदर कई वस्तुएं देखी होंगी, मिट्टी का तेल है, जैसे कोई कपड़ा है या कागज है। ठीक है, वो जो है कोई तो आग जल्दी पकड़ लेते हैं, कोई कुछ समय लगता है किसी वस्तुओं को। तो जिस ताप पर वो आग पकड़ लेते हैं, मतलब उस वो पदार्थ जलना आरंभ कर देता है, उसी ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। ये है ज्वलन ताप, मतलब वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको ज्वलन ताप कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं आग पकड़ती? क्योंकि माचिस की तीली की डिबिया की बगल में रगड़ने पर ही क्यों जल जाती है? क्योंकि रगड़ने पर उसका ताप बढ़ जाता है और वह ताप ग्रहण कर लेता है जो ज्वलन ताप होता है, तभी वो जल पाती है। ठीक है, ये बात माचिस की आई है, तो माचिस का इतिहास भी आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। माचिस का इतिहास बहुत ही रोचक है। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटाशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण, मतलब व्हाइट फास्फोरस होता है, और कुछ गोंद और कुछ स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता है तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित उठता है। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता है। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं, जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। ये तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटाशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा प्राप्त कर लेता है, उत्पन्न हो जाती है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ होता है। बहुत ही रोचक है। इसके अंदर मेन जो है 3 पदार्थ लिए जाते हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटाशियम क्लोरेट, और जो लाल फास्फोरस है वो रगड़ने की जगह पर रखा जाता है कांच के साथ। वो लाल फास्फोरस जो है श्वेत में परिवर्तित हो जाता है, और जो है वो जो है क्या कहते हैं आपका पोटाशियम क्लोरेट जो है उसको ऊष्मा देता है और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जल उठता है। ये है इसका क्रियाकलाप। इसके बाद आता है ज्वलन ताप का एक क्रियाकलाप है, एक बहुत ही रोचक क्रियाकलाप है। ये कागज की एक की बनाई है और इसके अंदर थोड़ा सा जल लीजिए। आप देखकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इस मोमबत्ती की लो पर ले जाएंगे तो ये कागज नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? जल जो है वो चालन विधि द्वारा गर्म होना शुरू हो जाता है और इस कागज को वो ज्वलन ताप नहीं मिल पाता जिससे वो जल सके। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्रियाकलाप है। इसके अंदर ज्वलन ताप का पूरा जो है आपको क्रियाकलाप का पूरा संक्षेप में ज्वलन ताप समझ में आ जाएगा कि ज्वलन ताप क्या होता है। वह ज्वलन ताप, वह निम्न ज्वलन ताप जिस पे वस्तु जलना आरंभ करती है। इस कागज को वो ज्वलन ताप नहीं मिलता। ये ताप सारा जो है वो क्या लेता है, जल ले लेता है और जल गर्म होना आरंभ हो जाता है। ये था। और इसके बाद आप पता है कि हम कप को गर्म करना, ये हो गया आपका ज्वलनशील जो पदार्थ जल्दी जलते हैं, जो पदार्थ आग पकड़ लेते हैं,
तो जो ज्वलन ताप पर तो उनको ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ये एक मेन टॉपिक था। जैसे आपके ज्वलनशील पदार्थ विभिन्न प्रकार के पेट्रोल है, अल्कोहल है, ये आपका इसको याद कर लीजिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये शॉर्ट फॉर्म में भी आता है आपका। एलपीजी की फुल फॉर्म बताइए, तो आपने लिखनी है द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम आग को बुझाने के लिए जल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जल डाल देते हैं तो उसका तापमान जो है नीचे गिर जाता है, और फुहारे से कर देते हैं तो उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, तो और ठंडा भी हो जाता है, तो वो आग बुझ जाती है। इस प्रकार से हम फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं, किसी भवन के अंदर कहीं पर भी आग लग जाती है तो इस बड़े तेज रफ्तार से जो है इस फाउंटेन से जो है उसके ऊपर आग के ऊपर डालते हैं। ठीक है। फायर ब्रिगेड दबाव के साथ जल फेंक कर आग बुझाता हुआ। ठीक है। सभी बच्चों को फायर ब्रिगेड का नंबर मालूम होना चाहिए। ठीक है। और ये मतलब किसी वस्तु को जलने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। देखिए, एक तो वो ईंधन होना चाहिए, मतलब जलने योग्य होना चाहिए, लकड़ी है जैसे कागज है, ठीक है, कपड़े हैं, और दूसरा उसको वायु, और तीसरा जो है उसका ताप, ऊष्मा, ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने पर। इनमें से यदि हम तीनों में से एक को हटा दें तो वस्तु जो है क्या होगी, जलेगी नहीं, बुझ जाएगी। ठीक है। ये इसका तात्पर्य था, इस पैराग्राफ का यही है संक्षिप्त में। ये आपका अब कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके ऊपर हम जल नहीं डाल सकते उनको बुझाने के लिए। मान लो कोई बिजली का उपकरण है, बिजली के उपकरण पे यदि हम जल डालेंगे तो सुचालक होता है, उससे करंट लगने का पूरा पूरा खतरा है। उस कंडीशंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं। और यदि मान लो कोई तेल या पेट्रोल पे आग लग गई है तो उस पर हम जल डालेंगे, तो जल जो है वो पेट्रोल से भारी होता है, वो नीचे बैठ जाएगा और पेट्रोल जो है ऊपर तैरने लगेगा और फिर वो जलने लगेगा। इस परिस्थिति के अंदर हम जो है एक अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो चारों तरफ उसको ऊपर फैल जाती है और ऑक्सीजन का मार्ग जो है रोक देती है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, पूरा जो है उस स्थान को घेर लेती है। ठीक है। और ये विद्युत का सुचालक भी नहीं है, और पेट्रोल जो है वो पेट्रोल के ऊपर जो है वो हल्की है, तो पेट्रोल के ऊपर जो है घेराव कर लेती है और जो है वो आग बुझ जाती है। ये इस सिलेंडर के अंदर जैसे एलपीजी गैस पूरे प्रेशर के साथ बाहर निकलती है सिलेंडरों के अंदर, इसी प्रकार से सिलेंडर के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये अग्निशामक है। सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें। ठीक है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए इसके अंदर जो द्रव्य रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, या पोटाशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों का पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव किया जाता है। ठीक है। और इनके मेन मुख्य इसके अंदर यही है कि ऑक्सीजन से भारी होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आग को बुझा देती है। नेक्स्ट है दहन के प्रकार। दहन जलती हुई माचिस की तीली गैस लाइटर रसोई गैस के निकट ले जाते हैं तो वो जल उठती है, तो हम गैस तेजी से जलने लगती है, तो इसको तीव्र दहन कहते हैं। ठीक है। ये तीव्र दहन है। और फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ है जो कमरे के तापमान पर वायु में जल उठता है। फास्फोरस जो है, इस प्रकार उस फास्फोरस को इसलिए हम मिट्टी के तेल के अंदर डुबो के रखते हैं कि वो वायु के संपर्क में आते ही जल उठता है। उसको बोलते हैं, जो अपने आप स्वयं जल उठता है उस ईंधन को जो है स्वयं दहन कहते हैं। ठीक है। ये एक तीव्र दहन हो गया, एक स्वयं दहन हो गया। एक तीसरा और है, तीसरा विस्फोटक होता है। जैसे त्योहार जो दिवाली के जो है त्योहार के ऊपर हम बम पटाखे छोड़ते हैं, पटाखे जो है बड़े ध्वनि के साथ, प्रकाश के साथ, ऊष्मा के साथ जो है वो जलते हैं। इन दहन को विस्फोट कहते हैं। ठीक है। 3 प्रकार के दहन बने बताया आपको। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्वाला। आपने घरों में एलपीजी ज्वाला का परीक्षण किया होगा। ज्वाला जो है आपकी जो है गैस जो है वो इस प्रकार से लो देती है ये। ठीक है। और मोमबत्ती इस प्रकार से है, और आपका मिट्टी का तेल का लैंप, मोमबत्ती और बुनसन बर्नर सबकी लो ये ज्वाला है। ज्वाला क्या होता है कि यदि उसके वाष्प बन रहे हैं,
यदि वो वाष्पित हो रहा है तो उसकी ज्वाला बनेगी, और जिसके वाष्प नहीं होंगे उसकी ज्वाला नहीं बनेगी। जैसे कोयले के अंदर वाष्प नहीं बनते तो उसकी ज्वाला नहीं होती, और मोमबत्ती के अंदर जो वाष्प होते हैं, मोम के वाष्प होते हैं, वाष्प जो है वो ज्वाला को उत्पन्न करते हैं। मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, इस प्रकार का। और इस प्रकार की कुछ सारणियां हैं, मोमबत्ती, मैग्नीशियम, कपूर, मिट्टी का तेल, लकड़ी का कोयला। इसमें आपने बताना है कि ज्वाला कौन से देते हैं, कौन से ज्वाला नहीं देते हैं। ये क्रियाकलाप है आपके लिए, ठीक है। अब मोमबत्ती की ज्वाला के जो है मुख्य हम इसमें भाग पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर बारी परीक्षा पत्र में आता है कि मोमबत्ती के ज्वाला के भाग, मुख्य 3 भाग है इसके प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आंतरिक क्षेत्र है, जो ये बिल्कुल काला होता है, जो लौ के साथ होता है। बिल्कुल आप ध्यान से देखें, घर के अंदर मोमबत्ती को ध्यान पूर्वक जलाकर उसका निरीक्षण करें, उसको सामने देखें कि इसके अंदर बिल्कुल ये ब्लैक भाग है, और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है, ये काला होता है। इसके बाद ये वाला भाग जो है आंशिक दहन वाला मध्य भाग होता है, ये पीला होता है, ठीक है। और जो लास्ट में होता है ये वाला, ये पूर्ण दहन भाग, ये नीला भाग होता है। ये सबसे गर्म भाग होता है, ये कम गर्म होता है, और ये सबसे कम गर्म भाग होता है, ठीक है। और ये मोमबत्ती है। आप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे तीनों भागों के विवरण में कि कौन सा सबसे अधिक गर्म है, और ये सबसे कम है, ये फिर कम है, और ये सबसे अधिक गर्म भाग, ठीक है। इसको पूर्ण दहन कहते हैं। इसी प्रकार ये पूर्ण दहन जो अदृश्य भी कहते हैं, इसको अदीप्त कहते हैं, अदीप्त इसको दीप्त कहते हैं, जो दिखाई देता है, ठीक है। और ये आंतरिक भाग है। आपने देखा होगा सुनार जो है अपने सोने को पिघलाने के लिए एक पाइप सा लेते हैं जिसको फूंक मारते हैं, और ये आपका बर्नर है, इसकी लो को यहाँ पर, इस लो की जो अदीप्त भाग है, जो बाह्य भाग है, ये पूर्ण दहन वाला भाग है, ये सबसे गर्म होता है, उसी भाग से वो सोने को पिघलाते हैं, ठीक है। ये धातु की फूकनी से फूकता सुनार, ठीक। ये था प्यारे बच्चों मोमबत्ती का। और आप एक क्रियाकलाप और भी है इसमें, देखिए ये वाला क्रियाकलाप है। एक कांच की प्लेट, कोई भी स्ट्रिप लीजिए, स्लाइड लीजिए, और बीच में इसको ऐसे पकड़िए, और यहाँ पे काला सा धब्बा हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि जो बीच वाला भाग है उसमें अध जले कार्बन के कण होते हैं, इसी कारण से वो पूर्ण दहन नहीं होता उसके अंदर। पूर्ण दहन सिर्फ अदीप्त दहन में होता है, अदीप्त जो मंडल है उसमें होता है, बीच वाले में पूर्ण दहन नहीं होता। अर्ध जले जो है कण होते हैं कार्बन के, वो जो है यहाँ पर काला धब्बा बना देते हैं, इसलिए वो कम गर्म होता है, कम ऊष्मा देता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ईंधन क्या है। घरेलू और औद्योगिक उद्योगों से संबंधित ईंधन तो हमारे लकड़ी है, कास्ट कोयला है, ठीक है। इस प्रकार से पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, ये सभी पदार्थ ईंधन है। मगर हम आदर्श ईंधन किसे कहेंगे, मेन टॉपिक है ये, हर बार आता है। आदर्श ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो, आसानी से प्राप्त हो, और सस्ता हो, और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता हो, ठीक है, आसानी से जलता हो, और ये अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, उससे ऊष्मा भी अधिक मिलती हो, और जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ ना छोड़ता हो, मतलब उससे प्रदूषण भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ईंधन को आदर्श ईंधन कहते हैं, ठीक है। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता, मतलब ये हो गया आदर्श ईंधन, चाहे वो ठोस हो सकता है, द्रव्य हो सकता है, और गैसीय भी हो सकता है। इसके बाद आता है आपका ईंधन दक्षता। इसको समझने के लिए मैं आपको एक क्रियाकलाप बताता हूं। आप जो है कई विभिन्न प्रकार के ईंधन ले लीजिए, चाहे वो लकड़ी है, कोयला है, एलपीजी गैस है, 3 प्रकार के हमने ईंधन लिए, और इन तीनों ईंधनों के ऊपर हमने एक ही समान मात्रा में कोई भी जो है पदार्थ ले लिया जिसको हमने गर्म करना है। मान लीजिए जल ले लिया हमने, ठीक है। एक जल जो है तीनों जो है पात्र पर लेकर तीनों के ऊपर रख दिया, एक में गोबर के उपले लिए, कोयला लिया, और तीसरी एलपीजी गैस ली। सेम मात्रा में जल लेना है। आप देखेंगे कि किस में सबसे जल्दी जो है पानी गर्म हो जाता है, एलपीजी में। क्यों? क्योंकि एलपीजी जो है वो क्या है, उसका ऊष्मीयमान उन दोनों से अधिक है। उसकी ईंधन की दक्षता, उसकी दक्षता मतलब उसकी जो है कैपेसिटी जो है वो
औरों से अधिक है, वो अधिक ऊष्मा प्रदान करते हैं सेम मात्रा में, ठीक है, तो इसको ऊष्मीयमान कहते हैं। तो हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे, 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाता है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम कहते हैं। ये मात्रक जरूर आता है ऊष्मीयमान का, और ऊष्मीयमान किसे कहते हैं ये कॉपी में नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ईंधनों के प्ररूप हैं कोयला, मिट्टी का तेल और प्राकृतिक गैस। ये ठोस है, ये मिट्टी का तेल द्रव्य है, और प्राकृतिक गैस जो है आपकी गैसीय है। तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये सारणी है, सभी बच्चों को ये याद होनी चाहिए कि इनका ये ऊष्मीयमान है, मतलब सबका 1 किलोग्राम यदि हम उसको जलाते हैं तो वह इतनी ऊष्मा देते हैं किलो जूल में। देखिए सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की है 1,50,000, ठीक है। उसके बाद कम जैव गैस है एलपीजी की 55,000 है। ये क्वेश्चन आता है कि एलपीजी की ऊष्मीयमान कितना है, तो आपने लिखना है 55,000। पेट्रोल की कितनी है 45,000, मिट्टी के तेल की कितनी है 45,000, डीजल की 45,000, ये तीनों की 45 है। मीथेन की और सीएनजी की 50 है। एलपीजी जो हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो जो है 55,000 है, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब है ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। बिल्कुल होते हैं। हमारे ईंधन जैसे जैसे हम जलाते हैं वस्तुओं को, पेट्रोल, डीजल, ये जो है हमारे कार्बन कण जो है अर्धजलीय कण छोड़ते, ये सूक्ष्म कण जो है खतरनाक प्रदूषक है, जिससे हमें दमा, श्वास रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये था। और हमारा ईंधनों के जो अपूर्ण दहन है इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलती है, अत्यंत विषैली गैस है। आपने ये भी देखा होगा, सुना होगा कि बंद कमरे के अंदर अंगीठी जो कोयले की होती है वो जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कोयले की अंगीठी जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस है और वो दम घोटू गैस है। सोए व्यक्ति जो है मर जाता है, ठीक है। इसलिए ये विषैली गैस है। किसी ईंधन को जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, और प्रदूषण से सिर दर्द भी अधिक हो जाता है। अधिकांश ईंधनों के पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाए तो वातावरण जो है तापित हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। इसको विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी यही है। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। ये अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और इसको अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। जब पहली वर्षा होती है तो उसके अंदर जो है उसके दुष्प्रभाव हैं, वो अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि वातावरण के अंदर जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कण होते हैं और वो जल के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं और उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान जो है वो सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। सीएनजी जो है वो आपका सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक बहुत ही अच्छा स्वच्छ ईंधन है। ये था। अब ये पार्ट पूरा समाप्त हो गया है प्यारे बच्चों। मुख्य इसके हमने प्रमुख शब्द इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़े हैं। एक तो अम्ल वर्षा, ऊष्मीयमान, दहन, विस्फोट, वनोन्मूलन मतलब वनों को काटना, ठीक है। हम ईंधन प्राप्त करने के लिए, लकड़ी प्राप्त करने के लिए हम अपने वन काटते हैं, तो हम दोहरा जो है हानि पहुंचा रहे हैं। वन भी काट रहे हैं, उधर से लकड़ी जलाकर उसका प्रदूषण भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वनोन्मूलन वही है। ज्वाला, अग्निशामक आग को बुझाने का यंत्र है। ईंधन है, ईंधन की दक्षता, कितना जल्दी जो है वो दक्षता उसकी कितनी कैपेसिटी है। विश्व उष्णन, आदर्श ईंधन, ज्वलन ताप और ज्वलनशील पदार्थ। अब इस पाठ के जो संक्षिप्त है मेन पॉइंट्स हैं, इनको बड़े ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने क्या सीखा। सबसे पहला, जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाह्य कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है, मतलब निम्न ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है, इसको ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जैसे एलपीजी गैस है, पेट्रोल है, इनका ताप जो है बहुत कम होता है, जल्दी आग पकड़ लेते हैं। आग उत्पन्न करने हेतु
अवस्थाओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों, तेलों में लगी आग को नियंत्रण करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता। दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था आपको 3 प्रकार के, तीव्र दहन, स्वयं दहन और विस्फोट। ठीक है, तीव्र दहन मतलब जो जल्दी जलते हैं, स्वयं दहन जो अपने आप जलते हैं, जैसे सफेद फास्फोरस, इसलिए उसको मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। और विस्फोट मतलब बम पटाखे हैं, वो बड़ी ध्वनि के साथ जलते हैं। ज्वाला के 3 भाग मैंने बताया आपको, अदीप्त क्षेत्र जो बाहर का बिल्कुल सबसे गर्म होता है, फिर दीप्त, और फिर लास्ट में जो उसकी बाती होती है मोमबत्ती की, उसके साथ जो क्षेत्र होता है ब्लैक कलर का, उसको ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसलिए ज्योतिहीन मतलब काला। आदर्श ईंधन सस्ता होता है, आसानी से उपलब्ध होता है, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। इसका ऊष्मीयमान उच्च होता है। ये ऐसी गैसें अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ईंधनों की दक्षता मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। ईंधन दक्षता का ऊष्मीयमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मात्रक किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कणों कष्टों को उत्पन्न करते हैं, जिससे दमा जो है, हमें खांसी, दमा जो है वो सांस के रोग हो जाते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्णन का कारण बताया गया है। कोयले, डीजल, पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक है। आपको मैं एक अलग से टॉपिक इसमें बता दूं कि अम्लीय वर्षा के कारण ही आपका जो ताजमहल का कलर है, संगमरमर, उसका रंग पीला पड़ रहा है, वो अम्ल वर्षा के कारण ही हो रहा है। ठीक है, ये इसके जो है ये पार्ट प्यारे बच्चों पूरा हो गया है। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इस वीडियो को प्यारे बच्चों बार बार देखो। जब तक पाठ आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आप इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर नहीं कर पाएंगे। सभी बच्चे इस वीडियो को बार बार देखें, और पसंद आई हो तो लाइक्स, कमेंट्स और शेयर जरूर कर दें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, थैंक यू, गुड डे।